जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा था कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, अलग अलग नामों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम के ऐलान के बाद वो तस्वीर अब साफ हो गई है। चुनाव तो महज औपचारिकता है। संसद के दोनों सदनों में एनडीए के पास बहुमत है। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन का अगला उपराष्ट्रपति बनना तय है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर कौन है ये सीपी राधाकृष्णन, जिन पर मोदी धनखड़ के भरोसे को तोड़ने के बाद भरोसा जता रहे हैं। आखिर उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को ही क्यों चुना गया है और मोदी ने इस दांव से कैसे कांग्रेस को फंसा दिया है? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सबसे पहले सीपी राधाकृष्णन के बारे में जानते हैं। बता दें कि तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले सीपी राधाकृष्णन की गिनती बीजेपी के सीनियर नेताओं में होती रही है। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में पैदा हुए राधाकृष्णन का राजनीतिक जीवन आरएसएस और जनसंघ से जुड़ा रहा है। सीपी राधाकृष्णन ने 70 के दशक में सिर्फ 15 साल की उम्र में आरएसएस से स्वयंसेवक के तौर पर सक्रिय राजनीति की राह पकड़ी। इसके बाद वे भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने और संगठनात्मक कामकाज में अहम भूमिका निभाई। लंबे समय तक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने के बाद उन्हें 1994 में तमिलनाडु बीजेपी का सचिव भी नियुक्त किया गया। राधाकृष्णन 1998 और 1999 में कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद चुने गए। 2003 से 2006 तक वे तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा वो केरल बीजेपी के प्रभारी भी रह चुके हैं। 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। साथ ही तेलंगाना और पुडुचेरी में भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला। 31 जुलाई 2024 से अब तक वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अब सवाल यह है कि आखिर मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को ही क्यों चुना? तो उसका जवाब यह है कि सीपी राधाकृष्णन खांटी स्वयंसेवक माने जाते हैं। असल में यह फैसला महज एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं, बल्कि 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और उससे आगे की दक्षिण भारत की राजनीति को साधने की मोदी शाह की रणनीति का ये अहम हिस्सा है। साथ में आरएसएस को यह संदेश देने की कोशिश भी है कि बीजेपी उनसे कहीं अलग नहीं है। तमिलनाडु दक्षिण भारत की सबसे जटिल राजनीतिक जमीन है। यहाँ दशकों से द्रविड़ दलों डीएमके और एआईडीआईएमके का दबदबा रहा है। भाजपा को अभी तक यहाँ निर्णायक सफलता नहीं मिली। मोदी और अमित शाह जानते हैं कि अगर तमिलनाडु में जरा भी पैठ बनानी है तो इसके लिए स्थानीय चेहरा और जातीय सामाजिक बैलेंस बेहद जरूरी है। सीपी राधाकृष्णन हर मामले में फिट बैठते हैं। वे तमिलनाडु के नेता हैं और भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। राज्य के शहरी और उच्च जातीय वर्ग में उनकी स्वीकार्यता है। उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर बैठाने से भाजपा तमिल समाज को संदेश देना चाहती है कि दिल्ली की सत्ता में उनका भी हिस्सा है। दिलचस्प बात तो यह है कि राधाकृष्णन फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध लंबे समय से रहे हैं। मुंबई और पुणे में बड़ी संख्या में तमिल समुदाय के लोग बसे हैं। तमिलनाडु की फिल्म इंडस्ट्री और महाराष्ट्र की मराठी संस्कृति के बीच दशकों पुराना मेलजोल है। भाजपा यहां से एक नेशनल कनेक्ट बनाकर दिखाना चाहती है कि दक्षिण का नेता भी पश्चिम भारत में शासन संभाल सकता है और अब दिल्ली में नंबर 2 पर आसीन है। तमिलनाडु की राजनीति में जाति का वजन बहुत अहम है। यहाँ ओबीसी और द्रविड़ जातियाँ राजनीति पर हावी है। ब्राह्मण समाज की हिस्सेदारी कम है, लेकिन भाजपा को लगता है कि यही उसका नेचुरल कैडर बेस है, क्योंकि द्रविड़ दलों की एंटी ब्राह्मण राजनीति से इस वर्ग को हाशिए पर धकेल दिया है। राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाने से भाजपा ब्राह्मण वोटरों के साथ साथ उस शहरी पढ़े लिखे मध्यम वर्ग तक पहुंच बनाना चाहती है, जो अभी भी डीएमके और एआईएडीएमके की राजनीति से दूरी रखता है। बीजेपी राधाकृष्णन के जरिए मुर्मू मॉडल लागू करने की कवायद कर रही है। दरअसल 2022 में ओडिशा के आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनवाया। 2024 के चुनाव में बीजेपी को ओडिशा में बम्पर जीत मिली।
अब सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान कर बीजेपी ने कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया अलायंस को पीछे छोड़ते हुए पहले स्ट्राइक कर दी है। तमिलनाडु के क्षेत्रीय दलों के लिए सीपी राधाकृष्णन का विरोध करना आसान नहीं होगा। के स्टालिन जो क्षेत्रीय कार्ड और तमिल कार्ड खेलते हैं, उनके लिए भी सीपी राधाकृष्णन का विरोध बहुत आसान नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इंडिया अलायंस मोदी के नेहले पर कौन सा दहला मारता है।